ठीक है, चूंकि लैपटॉप काम नहीं कर रहा तो मैं हाथ से ही बना दे रहा हूँ, है ना। हैंग वैंग क्या हो गया पता नहीं। मुझे बचपन से ही पता था मैं महान चित्रकार हूं, तो उस कला का आज प्रदर्शन किया जाए। कोई तारीफ नहीं करेगा, है ना। किसको खांसी आ रही है? ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम अपन को पढ़ना है, ठीक है, इसको समझना है क्या होता है। और ये है जो तुम लोगों का बहुत चलता है, मुंह। चलो चलो, तो माउथ से लार्ज इंटेस्टाइन के एनस तक, बड़ी आंत में एक पार्ट है एनस, यहां तक कहलाता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो माउथ से लेकर जितना भी पैसेज है, रूट है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जैसे माउथ के बाद आपको ईसोफेगस दिख रहा होगा, दिख रहा ना, ये ट्यूब दिख रहा है, इसके बीच में जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स। तो मुख दिख रहा होगा, माउथ के बाद फेरिंग्स दिख रहा होगा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस दिख रहा होगा, ईसोफेगस के बाद स्टमक दिख रहा होगा, स्टमक के बाद छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत या बृहदांत, बृहद आंत, बृहदांत, क्षुद्र आंत, छोटी आंत। इन तो माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। इसके अलावा आपको लिवर दिख रहा होगा, गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा, स्प्लीन दिख रहा होगा, और माउथ में भी कुछ ग्लैंड्स होती है, इन्हें कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथि। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। एक तो माउथ से लेकर एनस तक का जो पैसेज है, जो मार्ग है, उसे कहते हैं आहार नाल। ठीक है, तो जो पूरा रूट है जिससे खाना जाता है, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। इसका रूट याद होना चाहिए, माउथ होगा, फेरिंग्स होगा, ईसोफेगस होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और लार्ज इंटेस्टाइन होगा। तो ये होगा आपका एलिमेंट्री कैनाल। ग्लैंड्स में माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होगी, लार, माउथ में होंगी लार ग्रंथि। इसके बाद स्टमक भी एक ग्लैंड है, इसके बाद लिवर एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज, अच्छा मैंने स्प्लीन लिख दिया है, सॉरी, क्या कर दिया, इसको पेनक्रियाज लिखो,
अग्नाशय, पेनक्रियाज, ये भी ग्लैंड्स है। तो पैसेज के अलावा जो भी दिख रहा वो ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में पाचन तंत्र। तो एग्जाम में आएगा कि पाचन तंत्र को डिस्क्राइब करें, डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि हर साल एक सिस्टम आता ही आता है। तो आपको सबसे पहली लाइन लिखना है कि इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, जिससे खाना गुजरता है, और एक होता है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो दो हिस्सों में बांट सकते हो कि नहीं? तो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट्स में बांटना है? दो, ठीक है। नोट्स में भी दो ही लिखा होगा, एक तरफ लिखा होगा एलिमेंट्री कैनाल और एक तरफ लिखा होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिखा है। चलो अब एक एक करके हमें समझना है पूरा। तो हम एलिमेंट्री कैनाल में बना लिया डायग्राम, बना लो को जल्दी जल्दी। अच्छा पहले जिनका बना होगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाउंडेशन का तो बना होगा, पढ़ लिया होगा, उनका कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग बना लो और डायग्राम बनाना सीख लो, है ना, क्योंकि एक सिस्टम 10 मार्कर में आएगा ही, एंडोक्राइन सिस्टम आ ही चुका है ना। आज शाम तक नोटिफिकेशन आने वाला है ना। इतना इंतजार तो मैंने किसी नोटिफिकेशन का नहीं किया। आज शाम तक आ जाएगा, 7-8 बजे तक मुझे लगता है। बस लाज रख ले आयोग। देखो बाकी सब तो किया, देखो 23 का रिजल्ट दे दिया, और क्या चाहिए? आंदोलन का 1 साल से नहीं दे रहे थे। हाँ चलो ये हो गया, ठीक। और क्या, आज लाइव आऊंगा, कल पॉडकास्ट, 2-3 पॉडकास्ट में जाऊंगा। मैंने बोल रखा पॉडकास्ट में तब जाऊंगा जब मैं खुद अपने चैनल पे लाइव आऊंगा। तो कल 2-3 पॉडकास्ट में जाना है, वहां भी आंदोलन से ही पूछेंगे वो, है ना। चैनल पे तो गए नहीं, है ना, दास सूत्र एमपी तक सबने बोला, मैं कि मैं नहीं जाऊंगा, अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ। मीडिया बोले आओ, बोले नहीं आना, है ना। अब देखते हैं कैसा, क्या कह रहे। हाँ क्यों, कल क्या है, किस बात की? तो सिलेक्शन है, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो हर साल का हैप्पी न्यू ईयर बहुत अच्छा होगा। नहीं तो बेरोजगारों का कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता, है ना। देखो मैं एक चीज बताऊं, लाइफ में अगर पैसे है तुम्हारे पास तो तुम्हारी लाइफ बहुत स्मूथ है। मैं नहीं कह रहा लाइफ में पैसा सब कुछ होता है, पर लाइफ में अगर पैसा होगा तो लाइफ तुम्हारी बहुत स्मूथ होगी, और नहीं होगा ना तो वो बहुत बुरा फेज होता है कि यार खरीदना है पर पैसे नहीं है, ऑफर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया कब 2 के साथ 5 फ्री मिले। कैंटेबल यही तो देता है, 2 के साथ 3 फ्री देता है, टोटल 5 मिल जाते हैं, है ना। तो पर पूरा जीवन एक बार सेट हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार सिलेक्शन हो जाए, है ना, और फाइनल रिजल्ट आ जाए, और क्या। अब जैसे 87-13 रिजल्ट हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी में सेलेक्ट, किसी कोई डीएसपी बन जाएगा, कोई डीएसपी, किसी के 4 इंटरव्यू के रिजल्ट नहीं बचे, मेरे 2 के पेंडिंग है, 19 और 21, है ना। तो बस एक बार डीसी मिल गया, मैं नहीं दूंगा, बस एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार डीसी बनना है, बस यही है, ठीक है। पढ़ाएंगे, मेरा नेचर ही नहीं है यार, मैं काम ही नहीं कर सकता, मेरा नेचर है मैं किसी अंडर में काम नहीं कर सकता, अपना ही खुद का कुछ करेंगे, मैं खुद की दुकान डाल लूंगा, पर नहीं किसी अंडर में तो नहीं रहेंगे। सुनो, अरे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वैसा हो चलता है ना, वो मेरे बस का नहीं है। चलो अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं माउथ, मुख, ठीक है। तो जैसी माउथ के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगी बक्कल कैविटी, हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। तो जैसे आप माउथ खोलोगे, है ना, कृष्ण जी ने खोला था तो यशोदा जी को पूरा ब्रह्मांड वगैरह दिखाता कि नहीं, वो बक्कल कैविटी में दिखाता। तो माउथ के अंदर जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मुख गुहा, बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी, है ना, बक्कल कैविटी। तो माउथ, और क्या, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनसे दुख पूछना, रो कैसे। कल और क्या, एक बच्चे का आया वो तो 45 मिनट तक रोता रहा, 45 मिनट तक, कि सर जी जबरदस्ती शादी करा देंगे दूसरी जगह, है ना, मतलब उसको कहीं और करनी होगी, घर वालों ने एक ही शर्त रखी, सिलेक्ट हो जाओगे तो करा देंगे, नहीं तो कराएंगे। 45 मिनट तक नॉन स्टॉप, कि सर पेपर बहुत अच्छा गया था, 876 नंबर आ रहे थे, इंटरव्यू कॉल फिर भी नहीं हुआ, है ना मेरा हुआ ना सामने वाले का हुआ, और बिना उसके इंटरकास्ट होगी नहीं। वो कैसे, जिस दिन मुझे पता चल जाए जाति व्यवस्था किसने बनाई, मैं उसका मर्डर कर दूंगी, क्योंकि अब तो वो मर गया, उसका तो मर्डर कर नहीं पाओगे।
45 मिनट नॉन स्टॉप रोना कि सर पेपर बहुत ही अच्छा गया था, है ना। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा, मेहनत करने के बाद है। ठीक है, तो इसलिए मेहनत कर लो, सिलेक्ट हो जाओ। क्या है? सही बात है। चलो, आ जाएगा, आ जाएगा। देखो, मोस्ट जो अवेटेड था वो सिविल सर्विस का था, ये आंदोलन भी सिविल सर्विस का ही था, तो उसको सबसे लास्ट में देंगे, फिर पूरा क्रेज ही खत्म हो जाएगा। देखो, आंदोलन के बाद हर दिन कुछ दे रहे हैं ना, कैबिनेट की मीटिंग होगी, हाई कोर्ट ने फटकारा, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट, माइनिंग, खनिज के, सहायक प्राध्यापक, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आयोग से कोई एक्टिविटी नहीं आ रही। बस आज लास्ट दिन है, आज कुछ ना कुछ आएगी, है ना। अरे वेट कर, 500 भी दे देना तो ऐसा लगे हाँ ठीक है, चलो 500 भी दे दे तो लगे ठीक है, नहीं तो ये पक्का था 57-58 सीट ही आनी थी इस बार। हाँ, कोर्ट में था, कोर्ट में था, दे दिया, अब कोर्ट जाने हैं बस बाद में। है, अरे ठीक है, मुझे क्या करना, मेरा आ गया। मेरा आ गया, है ना। अब देखो, दीदी को मैंने बोला, मैं मम्मी पापा को बोला ही नहीं कि मेरा हुआ, दीदी को बोल दिया, रोल नंबर भेज दिया कि हो गया, है ना, रोल नंबर, है ना, कि दीदी ने मम्मी पापा को बताया। दीदी कह रहे पापा बहुत खुश थे। मैंने पापा को लगाया फोन, मम्मी को लगाया, मैंने पापा को लगाया भी नहीं, पर मम्मी खाना बनाई थी, पापा ने उठा लिया। ये सबसे औकार्ड होता है कि लगाओ मम्मी को फोन, उठा लें पापा, और वीडियो कॉल लगाए मम्मी को कि बता दें कि हो गया है, पापा ने उठा लिया, बोले हाँ। मैंने कहा पापा मेरा हो गया इंटरव्यू कॉल, बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना खाया। मैंने दीदी को फोन लगाया कि इस इंसान को खुशी कब होगी, तो बोले नहीं नहीं, खुश थे, वो तुम्हारे सामने एक्सप्रेस नहीं करते, है ना। मैं मुझे पता, मैं डीसी बन जाऊंगा, पापा बोलूंगा डीसी बन गया, बोले हाँ ठीक है, ज्वाइन कब कर रहे हो। उनका यही रहता, बचपन से ही रहा। जैसे नीट क्वालिफाई हो गया तो मैंने कहा पापा पे डॉक्टर बन गया, हाँ हाँ ठीक है, कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, मतलब कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है। और पीठ पीछे बहुत तारीफ करते, जहां भी जाओ, अरे तुम्हारे पापा बैठे 1 घंटे तक तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मैं कि फिर मुझे डिमोटिवेट करके क्या मिलता है, इतना डिमोटिवेट यार, खाने की टेबल बैठते जीवन भर तुमने किया क्या। मैं देखा यार, नीट, इनकम टैक्स ऑफिसर, एसएससी, सीजीएल, यहाँ इसके बाद व्यापम के सारे एग्जाम में टॉप रैंक, कोई भी एग्जाम है सब में फर्स्ट रैंक, आबकारी हो, वो फॉरेस्ट हो, सब में फर्स्ट रैंक है मेरी, ऑल इन। एसएससी फर्स्ट रैंक है पूरे एमपी में, पूरे एमपी छत्तीसगढ़ रीजन में मेरी फर्स्ट रैंक है एसएससी में। तो वही बोले ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो नहीं दिया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो नहीं क्रैक किया। और घर वाले पूछते, बस ये है कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, बस ये है कि एक मतलब ये किया पर बोर हो गया, छोड़ देते, पर ये किया पर छोड़ दे, बस ये है मेरे पास, मुझे किसी में किक नहीं मिलती। बस मेरे साथ ये है कि मुझे कोई भी मिल जाए पर वो बोरिंग से लगता है। टीचिंग भी 4-5 साल का है, फिर इसके बाद भयंकर बोरिंग लगेगा, मुझे पता है, फिर इसको छोड़ दूंगा। बस इतना है कि जब तक मुझे उस पर इंटरेस्ट रहेगा तब तक मैं उस प्रोफेशन में रहूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा, बाकी और कुछ नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है मेरे पास, वही कुछ नहीं। तो वो बहुत डांटते रहते, फिर मैं कहा अगर इतनी अचीवमेंट और किसी घर में लड़के तो उसके पैर धो के पूछे जाते, मुझसे बोलते जाओ ये गेहूं की बोरी उठा के लाओ, है ना, जैसे उनसे। और क्या, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ मैंने कहा पापा मैं डॉक्टर बन गया, ठीक है, वो चक्की में रखा गेहूं की बोरी, जाओ उठा के। मैं अरे यार, बोले जाओ सब्जी लेके आओ, आलू लेके आओ 5 किलो, ना इस तरह से। चलो 2025 का एग्जाम देंगे फिर हट जाएंगे एग्जाम से, ये सबसे बुरा है। जब आप किसी एग्जाम में अपेयर होते हो ना, उसको क्रैक करके छोड़ो, बिना क्रैक करके नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन भर डिमोटिवेशन आता है कि हम इसको क्रैक नहीं कर पाए, ये समझो, है ना। जैसे मैंने नीट क्वालिफाई किया, डॉक्टरी कर रहा नहीं कर रहा हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस लेके चल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, या मैंने नीट क्वालिफाई किया, पीएससी क्रैक करूंगा, कुछ भी लूंगा या नहीं लूंगा, कब सब कहने को तो आता, हाँ क्रैक किया था, है ना, ज्वाइन तो करूंगा, एक दिन जाऊंगा नरोन्ना, एक दिन तो जाऊंगा मैं नरोन्ना, फिर इसके बाद भगाऊंगा, है ना। तो वही है, क्या होता है तुम लोग समझ नहीं पा रहे, जो कॉन्फिडेंस तुम कैरी करते हो। रोमन सैनी आईएएस ऑफिसर है, एम्स से एमबीबीएस किया है, 12th टॉपर है राजस्थान बोर्ड से, 95% सीबीएसई बोर्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स। उस समय जब 16 सीट थी, केवल 16 सीट थी, मैंने दिया दिया क्या, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था। 16 सीट, हमारे टीचर इतना पढ़ाते नहीं, वो खुद कहते बेटा हमें इतना पढ़ाते नहीं है ग्वालियर में। इसके बाद उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी कलेक्टर बना सीधे, और इसके बाद अनअकैडमी। तो वो अनअकैडमी क्यों खोल पाया, कि उसके पास कॉन्फिडेंस था, है ना, तो और कुछ नहीं है। बाकी टीचर कोचिंग खोलते मजबूरी थी, उसने खोला क्योंकि कॉन्फिडेंस था। तुम कुछ भी करो, कॉन्फिडेंस जरूरी होता है।
तो जितने लोग एग्जाम देंगे हट जाएंगे, वो हट जाएंगे, मतलब जीवन भर डिप्रेशन में मरेंगे। तुम्हारे जीवन भर चलता रहेगा दिमाग में कि पीएससी क्रैक ही नहीं कर पाए। इसलिए इसको क्रैक करो, फिर करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको छोड़ना मत, है ना। फिर तुम्हें सेल्फ डाउट आने लगेगा कि अच्छा हम इस लायक भी नहीं थे। चलो अब इस पे देखते हैं। जब आप बक्कल कैविटी पे जाओगे तो आपको मिलेंगे टीथ, दांत, कितने 32। आपको मिलेगी जीभ, ऊपर मिलेगा जीभ के ऊपर तालू, पैलेट। आगे वाला तालू होगा हार्ड, पीछे वाला होगा सॉफ्ट। जीभ ऊपर लगाओ, आगे अगर ऊपर जीभ लगाओगे तो हार्ड होगा, और पीछे जीभ ले जाओ तो सॉफ्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? आगे होगा कठोर तालू, पीछे होगा नरम तालू। ठीक है, तो जीभ के ऊपर मिलेगा तालू, पैलेट, और तालू के लास्ट में एक ऐसे बेल जैसी, घंटी जैसी युवुला, युवुला। और जब तुम सांस लेते हो और इससे टकराती है तो आते हैं खर्राटे। हाँ, तो जब आदमी सोता है तो उसकी युवुला नीचे हो जाती है, तो जब भी नाक से सांस लोगे तो युवुला से हमेशा टक्कर होती रहेगी, और इस टक्कर की वजह से खर्राटे आते हैं। तो जो लोग खर्राटे लेते हैं उसका यही रीजन है, युवुला से सांस टकराती है। बहुत सारे ऑप्शन है, युवुला कई लोग कटवा लेते हैं, ऑपरेट करवा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ऑपरेट करवा लेते हैं जिससे हवा निकल सके, क्योंकि ये युवुला पीछे लटक जाती है। तो जब भी अपन नाक से सांस लेते हैं तो जब हो जाती है तो युवुला से टकरा के जाती है, उसी की आवाज आती है ना। तो या तो आप बिना तकिए के सो, या करवट लेके सो, या युवुला ऑपरेट कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बक्कल कैविटी में मिलेगा। तो माउथ के अंदर आपको 32 दांत मिलेंगे, जीभ मिलेगी, पैलेट मिलेगा, और युवुला मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेंगी लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सब मिलना है आपको बक्कल कैविटी या मुख गुहा के अंदर। ठीक है, अब एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं कि माउथ में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं लार ग्रंथियां। ठीक है, अब टॉपिक बिल्कुल आसान है, क्योंकि जो भी पढ़ाएंगे वो सब तुम्हारे पास है, तो तुम रिलेट कर लोगे। मैं कहूंगा दांत, तुम तुरंत देख लोगे हाँ दांत तो है, चलो, तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब अपन को पढ़ना है सबसे पहले माउथ में लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, चलो। जनरली सब में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पर अफसोस इंसान में 3 जोड़ी होती है। मतलब हम में 3 जोड़ी है जनरली, बाकी सब में मेढक वेढक में 4 जोड़ी है, पर हम में कितनी होती है? 3 जोड़ी। ठीक है, इन 3 जोड़ी में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में, सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे बड़ी, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड, जो कान के ठीक नीचे है। जब आप कान के ईयर लोब पे जाओगे तो जहां ये खत्म हो वहीं अगर उंगली रखो तो आपको कुछ गठाने मिलेंगी, और जोर से दबाओगे तो दर्द भी होगा, और इन्फेक्शन के समय दर्द होता रहता। तो जहां ये कान है, जहां ये खत्म हो, जहां पर भी, वहां आपको थोड़ा दोनों तरफ एक एक गठान मिलेगी। दिख रही है? मिली कि नहीं? और डॉक्टर कई बार इनको छू के देखता है, इन्फेक्शन दिख रहा है, मिल गया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, और इसे कहते हैं पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड, ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है। यहां से लार, यहां सलाइवा बनता है, और यहां से ट्यूब के थ्रू माउथ तक आता है। तो ये लार ग्रंथि अंदर ही अंदर, क्योंकि यहां से अंदर अंदर थोड़ी है, मतलब यहां से बहुत बड़ा, अगर यहीं से एक ट्यूब निकले तो माउथ के लिए तो बिल्कुल पास में ही है। तो यहां वैसे तो 3 जोड़ी, यहां है, जीभ के नीचे है, सबलिंगुअल है, तुम तो याद रख लो। सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड। यहां से पे सलाइवा माउथ में आएगा। सलाइवा क्या होता है? एक न्यूरल, एक हिंदी में बोलेंगे तंत्रिकीय रिफ्लेक्स होता है। लार आना एक रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स क्या है? नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स मतलब जिस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, तो लार नर्वस रिफ्लेक्स से आता है। आप खाना खाते समय लार आती है, खाना देखते समय आपको बहुत भूख लगी हो और यहां से जा रहे हो और कोई कढ़ाई में समोसे तल रहा हो, लार आ जाएगी। खाना सोचते समय भी लार आ जाएगी। तो खाना देखो भी नहीं, तुम खाना सोच लो तो भी लार आ जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्स है, तुम्हारा कंट्रोल हो गई नहीं।
और क्या, मैं बोलूं खट्टी इमली, है ना। तुम सोच लो वो जो बिना छिलके की दुकान के यहाँ रखी रहती है, लाल लाल सी बिल्कुल, जिसमें बीज थोड़े थोड़े रहते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहती है, सोचते ही तुम्हारे मुंह में लार आ जाएगी। ठीक है, लार। अब इस लार में, अच्छा कैमरे के सामने बताइए, यहाँ यहाँ यहाँ, ये कान के ठीक नीचे यहाँ पे, ठीक है। ऐसी दो जोड़ी और होती है, जीभ के नीचे वगैरह। तुम तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है पैरोटिड। अब ये जो लार बनती है सलाइवा, इस लार ग्रंथि से क्या बनेगी, लार। लार बहुत जरूरी है, ठीक है। जो गुटखा खाते हैं उनमें लार की कमी होगी कि उन्हें फ्रिक्वेंटली थूकना पड़ता होगा। लार तो उनमें भी बनती होगी, पर वो पूरी लार क्या करते होंगे, फेंकते होंगे। सबसे पहले लार खाने को, भोजन को क्या कर देता है, गीला कर देता है, जिससे भोजन को निगलने में मदद होती है। जैसे तुमने रोटी खाई, रोटी तो सूखी होगी और वो खुरदरी होगी, ठीक है। तो जब तुम उसको निगलोगे तो पूरी इसोफेगस छिलती चली जाएगी, आवाज आएगी लेकिन लार क्या करेगा, उस रोटी के निवाले को बिल्कुल सॉफ्ट करेगा। कई बार ऐसा होता है खाने में कंकड़ या बाल आता, आप बाहर करते हो, खाना देखा होगा कितना सॉफ्ट हो चुका है, फिर बाहर निकाला होगा, ई क्या है, खाना बाहर निकाला होगा कि नहीं। तो देखो तुम जैसे ही खाने को लार से डुबोगे तो तुरंत वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसको निगलने में बहुत आसानी होगी। तो लार क्या होता है, खाने को गीला करेगा और गीला करके उसको निगलने में मदद करेगा। इसके बाद इसमें एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। उस खाने में जितने भी बैक्टीरियाज होंगे उन बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करेगा लाइसोजाइम। तो लार में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और ये खाने की बैक्टीरिया, जितने भी फूड में बैक्टीरिया होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा लाइसोजाइम। तो जो कि आप खाना खाओगे उसमें बैक्टीरिया बहुत सारा होगा, तो उसमें लाइसोजाइम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये लाइसोजाइम केवल लार में नहीं होता, ये आपके आंसू में भी होता है, टीयर्स में, आपके पसीने में भी होता है। तो जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है उनको स्किन इन्फेक्शन नहीं होता। ज्यादातर इन्फेक्शन स्किन में उन्हीं को होता है जिनकी स्किन बिल्कुल ड्राई होती है या जिनको स्वेटिंग नहीं होती है। जिनको बहुत पसीना आता रहता है उनकी स्किन बहुत ग्लो करती होगी, क्योंकि जब पसीना आएगा तो साथ में कौन सा एंजाइम आएगा, लाइसोजाइम। या जितने लोग वर्कआउट करते, एक्सरसाइज करते, उनकी स्किन में ग्लो रहता है। एक चीज देखियोगे, जो जिम में नहीं जाते उनकी स्किन थोड़ा सा वैसी रहती है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। ऐसी आंसू, जो बहुत रोते हैं उनकी स्किन ग्लो करती है। तो जो रोतले लोग होते हैं उनकी त्वचा ग्लो करती रहती है। तुमने देखा होगा दुल्हन विदाई के समय, है ना। तो जितना आप रोगे उतना ज्यादा लाइसोजाइम निकलेगा। ऐसा नहीं कि उंगली में, आंख में उंगली डाल डाल के कि आज तो ग्लो लाके ही रहना है, ऐसा नहीं है। तो लार, आंसू और पसीने, तीनों में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, और ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है ना। इसी वजह से तुम जंक फूड खाते हो फिर भी कुछ नहीं होता। तुम टिक्की जैसी चीज खा पी जाते हो और तुम्हें कुछ नहीं होता। सोचो, टिक्की में जैसे भैया पानी अच्छा है, तुरंत वो पहले तो करता है, और सर्दी चली रही है, साथ में चीज भी मिल जाता, बटर चीज। बोले भैया वो बटर वाली टिक्की अब क्यों नहीं आ रही, मई जून आती तुम कहते भैया वो बटर नहीं आ रहा, बोले वो दिसंबर में बटर आता है। सोचो, अभी अभी वो खाना खा के आया, हाथ धो के आ रहा है, ठेला बर्तन धो के आया वैसे होने की, और भाई साहब पहले पानी बिल्कुल, और फिर वो आलू, और उसमें ऐसी तो बनती टिक्की, कैसी बनती है। और सोचो बस आई तो पूरी धूल उड़ के उस आलू में, बोले भैया आलू आज क्रिस्पी क्रिस्पी सा है ना। टिक्की के ठेले और कैसे होते हैं मुझे बताओ, रोड के किनारे होते हैं, कितनी गाड़ियां निकलती है, धूल कितनी सारी उड़ती है, फिर उस पर सेट हो जाती है ना। सर्दी जुकाम उसे सब होता है, कौन देख रहा है ना। इसके बाद वो पूरा, हर बार ग्राहक आने के बाद वो एक बार पानी मूव कराते ही कराता, देखा होगा। गंदे हाथ उसी से आलू, भाई साहब मटर के आलू क्या चाहिए, सब तो चल रहा, पानी पता नहीं काय का पानी है। और इसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा इस लाइसोजाइम की वजह से। तो केवल इस लाइसोजाइम की वजह से, मैं बता दूं, मैं बहुत टिक्की पीता हूं, बहुत। हाँ, मैं जाता हूँ 20-30 रुपए से नीचे टिक्की पीता ही नहीं हूँ, पेट भर के टिक्की। जब मुझे बहुत भूख लगती है तो टिक्की मेरा बेस्ट ऑप्शन है, पर बुराई भी इसी की करता हूँ। हाँ, और क्या, मैं तो बहुत 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 खाता हूँ, ठीक है।
तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम, है ना। ग्वालियर में एक राम मंदिर की टिक्की है, मतलब कोई ग्वालियर का होगा तो एक राम मंदिर की टिक्की कभी तुम लोग खाना। चलो, तो सलाइवा में, यहां भी अभी मैं गया था, इंदौर में भी अच्छी जगह मिल गई मुझे, थोड़ा सा दूर है। चलो, तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलता है? लाइसोजाइम, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? फूड में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक एंजाइम और होता है टाइलिन, एक एंजाइम और होता है टाइलिन, जिसका दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। और ये स्टार्च को तोड़ देता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। इसलिए मैं हर कहीं नहीं जाती, जहां सफाई हो वहीं जाती हूं, मैं तो हर कहीं जाता हूं। मैं ऐसी जगह जाती ही नहीं जहां पॉलीथीन पहन के खिलाएं। जैसे ग्वालियर में परम रेस्टोरेंट है, वहां पॉलीथीन पहन के खिलाते, मैं खाते ही नहीं हूँ। 60-70 रुपए की 5 टिक्की कौन पिए? और क्या, कम से कम 60-70 का 10-20-30 टिक्की तो मिल ही जाए। मैं वहीं जाता हूँ जहां बिल्कुल धूल उड़ रही हो, है ना, उसको बहुत जुकाम हो, है ना, वैसे ही। चलो, अब यहां समझते हैं, अब यहां ध्यान से समझते हैं। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, अरे इतना हम लोग वो बच्चे हैं जो सूखी सब्जी बनी हो तो रोटी में ले लेते हैं, कटोरी में भी नहीं लेते। और क्या, पीछे तो किचन है, टीचर्स का खाना पीछे, जो बैचलर टीचर है बेचारे, जिनका कोई नहीं है, उनका पीछे किचन में खाना बनता है। दो संजीव सर का तो टिफिन आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर बाकी सबका पीछे खाना बनता है। तो जिस दिन सूखी सब्जी बनती है उस दिन तो मैं रोटी लेता हूँ हाथ में, उसी में सूखी सब्जी लेता हूँ, रोल करता हूँ, खा लेता हूँ। ये लगता है कौन एक कटोरी गंदी करे, भूल जाते हैं कि भैया बर्तन धोने वाले आते हैं, है ना। तो अपन लोग तो ऐसे ही वाले हैं, ठीक है। तो अपन का साफ सफाई का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। देखो, चाहे तुम कार्बोहाइड्रेट खा लो, चाहे प्रोटीन, और चाहे फैट, देखो ये क्या होते हैं? तीनों लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है, तुम्हारी इंटेस्टाइन से इतने बड़े मॉलिक्यूल्स ब्लड तक नहीं पहुंच पाते, समझना। तुम्हारी आंत से ब्लड तक ना तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो पाएगा, ना फैट एब्जॉर्ब हो पाएगा, ना प्रोटीन एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन कुछ भी खाओ, आपको फाइनली वो ब्लड तक पहुंचाना होता है। पर कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ये सब बहुत लार्ज होते हैं, तो आपको इनको क्या होता है, इस सिंपलर फॉर्म्स में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ता है। और इन्हीं सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ने को बोलते हैं डाइजेशन। तो अपन कहते हैं खाने का डाइजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। और छोटे मॉलिक्यूल्स में क्यों तोड़ते हैं? जिससे इंटेस्टाइन को क्रॉस करके कहां तक पहुंच जाए? ब्लड तक। बस हमारा यही पर्पज है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे पाचन तंत्र का एक ही मोटो है कि आप जो भी खाओ उस लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के इतना छोटा मॉलिक्यूल बना दे कि वो इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके ब्लड तक पहुंच जाए। इसके अलावा कोई रोल ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? जैसे मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट ये एक कार्बोहाइड्रेट मान लो। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना होता है, जिसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। थोड़ा सा दूसरी तरफ चल रहे हैं, पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट सर इस लेक्चर के बाद आ जाए, इसके बाद एक और लेक्चर है मेरा, है ना, तुरंत इसके बाद आप आ सकते हो। नहीं, इसके बाद नहीं, आप तो आओ 12:30 पे, है ना। चलो, पॉलीसेकेराइड। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आप बोल देते हो पॉली। पॉली मतलब बहुत सारे। आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलीमर, बहुलक। जैसे पॉलीथीन, बहुत इथीन ईथीन मिला दो तो बन जाती है पॉलीथीन। तो ऐसे ये भी पॉलीसेकेराइड होता है। जैसे एनिमल्स में जो पॉलीसेकेराइड है उसका नाम है ग्लाइकोजन। क्या हमारे अंदर पॉलीसेकेराइड है? हमारे लिवर में स्टोर रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। और प्लांट्स में कौन सा रहता है? स्टार्च। तो क्या पौधों में भी पॉलीसेकेराइड है? उसको बोलते हो स्टार्च। क्या हम में भी पॉलीसेकेराइड है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन।
इसके अलावा घास फूस और पत्तियों में एक पॉलीसेकेराइड रहता है जिसका नाम होता है सेल्यूलोज। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब है सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बहुत बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। जैसे ह्यूमंस में ग्लाइकोजन, एनिमल्स में ग्लाइकोजन, प्लांट्स में स्टार्च, ग्रासेस में सेल्यूलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, सब कार्बोहाइड्रेट। पर इस कार्बोहाइड्रेट को हमने नाम क्या दिया पॉलीसेकेराइड, क्यों? क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स, हजारों मॉलिक्यूल्स है। अब जैसे ही पॉलीसेकेराइड को तुम तोड़ोगे तो थोड़े से छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको तुम बोलने लगोगे ओलिगोसेकेराइड। जैसे ही तुम डाइजेशन शुरू करोगे, अरे जैसे अपन खाना खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो पॉलीसेकेराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओलिगोसेकेराइड। तो जो सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट था उसका नाम क्या था? पॉलीसेकेराइड। जैसे ही वो टूटा तो उसका नाम क्या हो गया? ओलिगोसेकेराइड। अब जैसे ही फिर टूटा और केवल 2 मॉलिक्यूल्स का रह गया, केवल 2 मॉलिक्यूल्स का, तो इसका नाम रख दोगे डाइसेकेराइड। जैसे ही तोड़ के अब 2 मॉलिक्यूल का रह गया, 2 मतलब डाई, तो इसको तुम क्या बोलने लगोगे? डाइसेकेराइड। क्लियर? तो जब भी तुम रोटी खाओगे, रोटी काय की होती है? आटे की। आटा गेहूं का, गेहूं प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स में क्या होता है? तो तुम रोटी खा रहे हो, वो स्टार्च है, स्टार्च होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगोसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है, और डाइसेकेराइड भी, सब कोई कार्बोहाइड्रेट है, बस अलग अलग नाम दे दिए। कार्बोहाइड्रेट के वेराइटीज बहुत है। पॉलीसेकेराइड एक अलग वेराइटी है, ओलिगोसेकेराइड अलग वेराइटी है, डाइसेकेराइड अलग वेराइटी है, और पॉलीसेकेराइड में भी 3 एग्जाम्पल है। ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड है जो एनिमल में मिलता है, स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट्स में मिलता है, सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड जो घास और पत्ती में मिलता है। क्लियर? ठीक है। अब इसको डाइजेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में उठा लेना, थोड़ी देर में उठा लेना। जब इसको डाइजेस्ट करोगे पॉलीसेकेराइड तो छोटा हो जाएगा, टूट के क्या बन जाएगा? ओलिगो। ओलिगो को डाइजेस्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मतलब कितने? 2। जैसे शक्कर खाइए, शक्कर, शक्कर में होता है सुक्रोज, और सुक्रोज क्या होता है? 2 डाइसेकेराइड होता है। जब आप शक्कर खाओगे तो तुरंत 2 में टूट जाएगा, और जैसे ही डाइसेकेराइड 2 में टूट जाएगा तो सबको क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। अकेले को क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? मोनोसेकेराइड। जब तक 2 थे तब तक क्या नाम रखा? डाइसेकेराइड। जैसे शक्कर, जो आप शक्कर खाते हो वो डाइसेकेराइड है तो वो कार्बोहाइड्रेट, पर 2 मॉलिक्यूल्स का बना है। जैसे तुमने शक्कर खाया, दोनों मॉलिक्यूल्स टूट गए और किस में कन्वर्ट हो गया? मोनोसेकेराइड। और ये कौन सा मोनोसेकेराइड है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड। अगर तुमने 2 ग्लूकोज मिला दिए तो वो सुक्रोज बन जाता है। तो शक्कर जब तुम खाते हो तो एक्चुअली ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स खाते हो, तो शक्कर मतलब डाइसेकेराइड, मतलब 2 से बना है। जैसे शक्कर को डाइजेस्ट करोगे तो 2 में टूट जाएगा, वो दोनों कौन होंगे? ग्लूकोज। तो जब 2 ग्लूकोज मिला दोगे, 2 मोनोसेकेराइड मिला दोगे तो वो डाइसेकेराइड बनता है, और 2 ग्लूकोज को मिलाने से सुक्रोज बन जाती है। तो सुक्रोज क्या है? एक डाइसेकेराइड। नहीं मानते? अलग है, अलग कैटेगरी। चलो, ऐसे ही आप जब भी कोई फल खाते हो, फ्रूट्स, तो उसमें भी शुगर होती है 2 मॉलिक्यूल्स वाले, और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। आम खा लो, तरबूज खा लो, कुछ भी, अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हो वो मीठा है तो पक्का उसमें एक डाइसेकेराइड है जिसका नाम है फ्रक्टो। नहीं, हाँ, नहीं, शुगर में, फ्रूट्स में क्या होता है? फ्रूट्स, रुक जाओ। जब इसको तोड़ोगे तो एक बन जाएगा ग्लूकोज और एक बन जाएगा फ्रक्टोज। यहां पर जो होता है उसका नाम है, नहीं, चलो जो भी नाम हो, चलो याद आ जाएगा। फ्रूट्स में जो होती है वो डाइसेकेराइड है। जब इस डाइसेकेराइड को तो खाओगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड।
ये समझ में आ रहा कार्बोहाइड्रेट कितने तरह की होती है। तो हम जो भी खाते हैं वो पॉलीसेकेराइड है ज्यादातर। उसको तोड़ना होता है पहले ओलिगो में, ओलिगो को तोड़ना होता है डाई में, और डाई को तोड़ना होता है मोनो में। जैसे मोनो में तोड़ दोगे वैसी इंटेस्टाइन को पार करके ब्लड में चला जाएगा। तो हमें पॉलीसेकेराइड को तोड़ते 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 किस में लाना है, मोनोसेकेराइड में। तो जब आप रोटी खाओगे वो पॉलीसेकेराइड है, उसको तोड़ते 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 ग्लूकोज तक लाना है। ठीक है, चलो। तो डाइजेशन का मतलब समझ में आया। डाइजेशन का मतलब है किसी बड़े कॉम्प्लेक्स, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर सिंपलर कॉम्प्लेक्स में तोड़ना, इसे कहते हैं डाइजेशन। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे लार्ज मॉलिक्यूल कौन सा होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल पता है कोई, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, ये पॉलीसेकेराइड। जब इनको डाइजेस्ट करोगे, तोड़ोगे, तो किस में कन्वर्ट होंगे, ओलिगो। ओलिगो को तोड़ोगे तो डाई, और डाई को तोड़ोगे तो मोनो। मोनो और नहीं टूटता, मोनो सीधे ब्लड में चला जाता है, इंटेस्टाइन को पार कर देगा। तो ये शायद समझ में आ गया होगा। तो जो सलाइवरी एमाइलेज है ये क्या करता है, एक और पढ़ लो, उसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज, आप दूध पीते हो, दूध में लैक्टोज होता है। जब लैक्टोज क्या होता है, एक डाइसैकेराइड होता है। लैक्टोज जब टूटता है तो दो में टूटता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसके बाद नहीं, फ्रूट्स में होता है सुक्रोज। और हाँ, फ्रूट्स में सुक्रोज होता है, और ये माल्टोज है। नहीं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके कुछ और होता है, रुक जाओ सुनो। माल्टोज जब टूटता है तब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है, सुनो। क्या वही तो मेरे को याद है ना, सुनो। जब भी माल्टोज टूटेगा तो बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब सुक्रोज टूटेगा तो बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हाँ, यही होगा। तो जब माल्टोज टूटेगा तो बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और जब सुक्रोज टूटेगा तब बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से समझना। तो जैसे ही तुम खाना खाओगे तो तुम्हारे पास जो रोटी है वो क्या है, स्टार्च है, समझना। तुम्हारे पास जो रोटी है वो स्टार्च है। मैं इसलिए ये सब बताया है क्योंकि जब मैं कुछ भी नाम लूंगा, मैं स्टार्च बोलूंगा, मैं पॉलीसेकेराइड बोलूंगा, मैं कुछ भी बोलूंगा, आप समझ जाना वो कार्बोहाइड्रेट है, बस कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। तो जब आप रोटी खाओगे, रोटी में क्या रहता है, स्टार्च, और स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। और जैसी लार में टाइलिन एंजाइम से मिलता है तो टाइलिन इस स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, माल्टोज में, और माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके मुख में, माउथ में सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन फैट। कार्बोहाइड्रेट। अगर ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट टिक करना है। अगर पूछे कि किसका डाइजेशन शुरू होता है और कार्बोहाइड्रेट की जगह स्टार्च आ गया तो भी सही है, क्योंकि स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और हो सकता है ना तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में हो, ना स्टार्च ऑप्शन में हो, पॉलीसैकेराइड ऑप्शन में दे दे तो भी सही है, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है। तो माउथ में सबसे पहले पाचन या ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले डाइजेशन किस चीज का शुरू होता है, आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ना हो तो आंसर में होगा पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड ऑप्शन में ना हो तो स्टार्च। इन तीन में से कुछ ना कुछ मिलेगा, और तीनों ही सही है, तीनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अब बच्चे ये ना पूछे सर तीनों आ जाए, तो आ ही नहीं सकता, या तो स्टार्च आएगा, या पॉलीसैकेराइड आएगा, या कार्बोहाइड्रेट आएगा। जैसी लार में रोटी आई, टाइलिन ने उसको तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में। तो टाइलिन का काम क्या है,
स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में तोड़ना। ये बात समझ में आ गई? पर अभी भी तोड़ना है, क्योंकि माल्टोज को तोड़ोगे तो फिर वो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस, पर वो यहां नहीं टूटेगा, वो आगे टूटेगा। माउथ में केवल क्या होगा, स्टार्च माल्टोज में टूट जाएगा। तो तुम्हारे सलाइवा में, तुम्हारे ह्यूमन बॉडी में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि है? 3। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आता है उसमें कितने एंजाइम होते हैं? 2। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम लाइसोजाइम, और स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम टाइलिन, ये इसी को कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये किसको किसमें तोड़ता है? स्टार्च को माल्टोज में। दिनेश सर से बोल दिया, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। तो माउथ में इतनी सी प्रोसेस होगी बस। अब इस खाने को डाइजेस्ट करने में दांत बहुत मदद करेंगे, टीथ। क्यों? क्योंकि जब भोजन आएगा तो वो ऐसा आएगा, टीथ क्या करेगा, उसको चबाकर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। तो दांत क्या करते हैं, भोजन के निवाले को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। छोटे टुकड़ों में तोड़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ने से एंजाइम को काम करना बहुत आसान है। जितना ज्यादा सरफेस होगा एंजाइम उतना आसानी से काम करेगा। तो जब भी आप कोई खाना खाओगे उसको आप सीधे निगल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर सही से डाइजेस्ट करना है तो उस निवाले को पहले बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। ऐसे कहते हैं ना, भोजन को निगलने से पहले कम से कम इतनी बार चबाना। मैंने कोशिश की, वो 16 बार में ही चला गया पूरा खत्म। मैंने एक निवाला लिया, मैंने गिनना शुरू किया, 16 तक तो निवाला खत्म हो चुका था, बचा ही नहीं कुछ। फिर मैंने 16 बार खाली मुंह चबाया, खत्म हो गया। बाद में पता किया वो धीरे धीरे हैबिट करके 32 आता है। कोई है ऐसा जो 30-32 बार चबाता है? जो भी हो, तो चबाना इसलिए चाहिए, जितना खाने के जितने छोटे छोटे पार्टिकल करोगे खाने का एरिया उतना बढ़ जाएगा, जिससे एंजाइम्स उतने ज्यादा एरिया पे आएंगे। तो अगर रोटी इतनी सी है तो एंजाइम्स बस इतनी लेयर में काम करेंगे, इतने ज्यादा तो सोचो कितने एंजाइम आ जाएंगे। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना आसानी से टाइलिन, उतनी आसानी से सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कर पाएगा। तो जितना छोटा निवाला होगा, जितनी बार चबाओगे, उतनी आसानी से स्टार्च माल्टोज में बदल पाएगा। अब दांत कितने होते हैं देखते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे है ना, पहले तो देख लो हमारे दांत कितने तरह के होते हैं। हमारे दांत होते हैं 4 तरह के। सबसे आगे जो दांत होते हैं इंसाइजर, जो आगे दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं इंसाइजर। ठीक है, 4 दांत होंगे ऐसे, बिल्कुल अगर जीभ फेरो, बिल्कुल शार्प सी जीभ, जहां से ऐसे लगे जीभ कट सकती है, तो जीभ आगे फेरते हो जो जो शार्प रहता है, बिल्कुल जो चीजों को काटने में मदद करता है। आप चीजें काटते हो तो आगे से, तो उन्हें बोलते हैं इंसाइजर। 4 दांत होते हैं, 4, 1 2 3 और 4। 4 दांत हो गए, जीभ फेर के देख लो, 4 दांत हो गए, 2 बड़े होंगे 2 बगल में छोटे होंगे, पर 4 दांत हो गए टोटल। इन्हें क्या बोलते हैं, इंसाइजर। इसके बाद एक चुड़ैल टाइप का लंबा सा नुकीला सा दांत होगा, और इसको कहते हैं कैनाइन। टेयरिंग में, चीजों को फाड़ने में, जब आपकी लड़ाई होती है तो काटते तो इंसाइजर से हो, पर काट के ऐसे खिरते हो वो कैनाइन से। तो चीजों को फाड़ने में किसकी मदद लेते हो, कैनाइन की। ये मांसाहारियों में ज्यादा डेवलप होता है। कई लोगों में, इंसान में भी कैनाइन थोड़ा सा बड़ा दांत दिखता है। ठीक है, तो जैसे ही वो शार्प दांत खत्म हो गए तुरंत एक नुकीला शार्प दांत मिलेगा, जिसे बोलते एक एक मिलेगा दोनों साइड, उसे क्या बोलते हैं, कैनाइन। इसके बाद 2 आपको चौड़े चौड़े दांत, ऐसे दांत जिनमें नीचे काफी चौड़े दांत होंगे। अगर आप पीछे की तरफ देखो तो चौड़े दांत शुरू हो चुके होंगे, है ना, चक्की के पार्ट जैसे। इनके ही बीच में खाना रखकर चबाया जाता है। तो चूंकि ये दांत चौड़े हैं, ऐसे चौड़े हैं, तो आगे वाले दांत तो चौड़े ही नहीं, खाना बीच में कैसे दबेगा, पीछे वाले ऐसे चौड़े होंगे, है ना, जीभ फेरोगे ऐसे चौड़े, तो खाना इनके बीच में रहता है, उसके बीच में से पिसता है। उन्हें बोलते हैं प्रीमोलर। दोनों तरफ 2-2 होंगे। इसके बाद
तीन दांत मिलेंगे और उन तीनों दांत को क्या कहते हैं? चलो काउंट करते हैं। दो इस तरफ इंसाइजर, दो उस तरफ, एक कैनाइन इस तरफ एक उस तरफ, दो प्रीमोलर इस तरफ दो इस तरफ, और तीन मोलर इस तरफ दो तीन उस तरफ। यही तो होगा। दो इंसाइजर इस तरफ दो इंसाइजर उस तरफ, एक कैनाइन इस तरफ एक कैनाइन उस तरफ, दो प्रीमोलर इस तरफ दो प्रीमोलर उस तरफ, तीन मोलर इस तरफ तीन मोलर उस तरफ। तो इस तरफ कितने दांत हैं? 8। तो उस तरफ भी कितने दांत होंगे? 8। तो ऊपर के जबड़े में कितने दांत हो गए? 16। 8 इस तरफ 8 इस तरफ, टोटल कितने दांत हो गए? 16। तो नीचे भी कितने दांत हो जाएंगे? 16। टोटल कितने हो जाएंगे? 32। ठीक है। तो एक एडल्ट ह्यूमन में, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, जिसका फॉर्मूला 2123 होता है। दो इंसाइजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर। 2123 फॉर्मूला याद रखना है। हालांकि हम सब में, ज्यादातर लोगों में तीसरा मोलर नहीं आया। अगर आप जीभ फेरोगे तो लास्ट में गैप होगा, ऐसा लग रहा है कि एक दांत अभी निकल सकता है ना? तो ना तो इस तरफ एक दांत है, ना इस तरफ एक दांत है, ना इस तरफ एक दांत है, ना इस तरफ एक दांत है। 4 दांत अभी भी तुम्हारे पास नहीं है। उन्हें बोलते हैं अक्कल दाढ़, विजडम टीथ। चूंकि तुम में अकल है नहीं तो अक्कल दाढ़ आई नहीं। टोटल कितने दांत हैं? 28। ये अक्कल वाली लड़की है ना, मेरे तो अभी तक नहीं है, नहीं। तो अभी जो जनरली 28 दांत ही आते हैं, उसका रीजन है, रीजन देखो, ये जो मोलर होते हैं बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग दांत होते हैं, तो बहुत कठोर। जैसे पुराने लोगों को देखा, वो सुपारी रख के चबा जाते थे, ऐसे तोड़ा करते थे। पुराने लोगों के शौक ही क्या है? सुपारी दांत में रख के तोड़ना। अब हम लोग इतनी सॉफ्ट चीजें, अब तुम क्या खाते हो? मैगी। तुम्हें क्या लगता है मैगी चबाने के लिए कितनी ताकत लगती होगी? तुम उसे करके पूरी निगल सकते हो, चबाने की भी जरूरत नहीं है। तुम फल नहीं खा रहे, तुमने बहुत दिनों से गन्ना शायद नहीं खाया होगा, गन्ने का जूस कई बार पिया होगा। अब हम लोग ऑरेंज नहीं खाते, ऑरेंज का जूस पीते। मतलब हम धीरे धीरे लिक्विड, सेमी लिक्विड या सॉफ्ट डाइट पे जा रहे हैं। तो इतने मोटे मोटे दांत की अब जरूरत नहीं है। मेरे तो आ गए, पर अकल क्यों नहीं आ रही है ना? ठीक है। तो कहने के मतलब अब ह्यूमन की फीडिंग हैबिट बदलती जा रही है। अब वो इतनी कठोर चीजें नहीं खा रहा, बहुत सॉफ्ट चीजें खा रहा है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत मोलर दांतों की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे सारे मोलर दांत होना। अभी तो एक नहीं आया, अगली जनरेशन 2-3 जनरेशन के बाद देखना 2 मोलर नहीं आए, फिर देखना 3 नहीं आए। इस तरह से ही चलेगा, धीरे धीरे हाँ गायब होते जाएंगे। और अगर इंसान पूरी तरह से लिक्विड डाइट पे आ गया तो दांत ही नहीं होंगे, पोपला होगा आदमी। और क्या, आदमी पोपला बात करे। जैसे तुमने देखा ना, दादा दादी को बात करते जो टीथ कैविटी नहीं लगा, टीथ नहीं लगाते, उनको बात करते, ऐसे इंसान होंगे पोपले, बिल्कुल। तो ये जो अक्कल दाढ़ है, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब ऐसे ऑर्गन जो प्रेजेंट तो है पर उनका कोई काम नहीं है। तो जिनके अक्कल दाढ़ आ गई है उनका भी कोई काम नहीं है, जिनके नहीं आए उनका भी कोई काम नहीं है। तो दांत का फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3। 2 इंसाइजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहते हैं, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, जिसका कोई काम नहीं है। अरे तभी तो किसी में है किसी में नहीं है। अरे जिसमें नहीं है उसको क्या दिक्कत है? जैसे तुम्हारे पास 28 दांत है, कोई दिक्कत है? आज तक कोई कमी महसूस हुई? नहीं हुई। जिनके पास आ गए उनको एक्स्ट्रा क्या लग रहा है? जैसे पीछे आ गए तो क्या लग रहा है? ऐसी कौन सी अचीवमेंट मिल गई है? हाँ देख लो। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया एडल्ट टीथ में 2123। पर बच्चों का फॉर्मूला है 2102। बच्चों में एक तरफ 2 इंसाइजर है, एक कैनाइन है और प्रीमोलर एक भी नहीं होते और 2 मोलर होते हैं। तो एक तरफ टोटल कितने दांत होते हैं? 5। बच्चों का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102। प्रीमोलर मोलर का काम है खाने को चबाना। बच्चे का फॉर्मूला क्या होता है दांत का? 2102। 2102। तो एक तरफ कितने दांत होंगे? 5।
तो दूसरी तरफ कितने होंगे 5, कितने हो गए 10, तो नीचे कितने दांत हो जाएंगे 10। तो बच्चों में टोटल दांत होते हैं 20, हम में कितने होते हैं 32। 2 1 2 3 8, 2 1 2 3 8, 2 1 2 3 8, 2 1 2 3 8। बच्चों का फॉर्मूला 2102 2102 2102 21। तो दूध के दांत कितने होते हैं 20। बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है प्रीमोलर। तो जब हम एडल्ट होते हैं तो प्रीमोलर पहली बार आता है, जबकि इंसाइजर, कैनाइन और मोलर दूसरी बार आते हैं। देखो अब इंसाइजर, कैनाइन, ये दूध के दांत जब गिर जाएंगे तो बाद में भी तो 32 दांत आएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा दांत है जो एक ही बार आता है प्रीमोलर, क्योंकि वो बच्चों में था ही नहीं, केवल तुम में आया। कौन से दांत है जो 2 बार आते हैं, इंसाइजर 2 बार आता है, कैनाइन 2 बार आता है और मोलर 2 बार आते हैं। तो क्या मनुष्य के, ह्यूमन के सारे दांत 2 बार आते हैं? नहीं, सारे दांत 2 बार नहीं आते। प्रीमोलर को छोड़कर सारे दांत 2 बार हैं और प्रीमोलर केवल 1 बार है। बच्चों तो मतलब 32 में से कितने दांत 2 बार और कितने दांत 1 बार? बच्चों में कितने दांत थे 20, 20 दांत गिर जाएंगे, 20 वापस आएंगे, 12 एक्स्ट्रा आएंगे। इसका मतलब 20 दांत 2 बार आते हैं। बचपन में भी 20 थे, टूटेंगे, 20 नए आएंगे, प्लस 12 एक्स्ट्रा आएंगे। तो ह्यूमंस में कितने टीथ 2 बार आते हैं 20, और कितने दांत 1 बार आते हैं 12। ये याद हो जाएगा कि नहीं? तो ह्यूमन बॉडी में कितने दांत हैं 32, बक्कल कैविटी में कितने हैं 32, 32। एडल्ट ह्यूमन का फॉर्मूला 2123, बच्चे का फॉर्मूला 2102। जीरो क्या है? बच्चा तुम देखना, दो 6 महीने में दूध के दांत आना शुरू होगा, 6 साल में गिर जाते हैं, 6 महीने से 6 साल, ये फिक्स है। तो बच्चा, कोई बच्चा 1-2 साल वाला देख रहा, उसमें मुंह खुलवाना, बीच में दांत ही नहीं होंगे प्रीमोलर। तो तुम बच्चों के पास जाना और देखना प्रीमोलर किसी बच्चे पे होगा ही नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स बता दोगे, फॉर्मूला 2123 2102, 20 दांत 2 बार और 12 दांत 1 बार, ये बता दोगे। अब जब तुम दांत के स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे ऊपर दांत के ऊपर एक कैप रहती है, उस कैप को बोलते हैं एनेमल, इसको बोलते हैं एनेमल। और ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस, पूरे मानव से, हड्डी से भी मजबूत क्या रहता है? एनेमल। और एक बार एनेमल टूटा तो दांत तो चला। तो जितने लोग कोल्ड ड्रिंक या बियर दांत से ओपन करते हैं, कृपया ओपन ना करें, क्योंकि थोड़ा भी एनेमल चला गया, अरे मतलब बच्चे कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं, बड़े बियर की बात कर रहे हैं, तुमने स्टाइल में ओपनर की जगह 10 दोस्त खड़े हैं, तुम्हें सान पट्टी झाल ली है और तुम्हें दांत से तुमने खोल दिया ढक्कन, और अगर इतना भी एनेमल चला गया तो बैक्टीरिया घुस जाएगा। जब तक तुम्हारे दांत के ऊपर एनेमल की कैप रहती है, किसी बैक्टीरिया की हिम्मत नहीं है तुम्हारे दांत में इन्फेक्शन कर जाए। पर एक बार एनेमल खुरच भी गया तो बैक्टीरिया को जगह मिल गई, फिर धीरे 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 तुम्हारा दांत खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए अगर दांत बचाने, और एनेमल दोबारा फिर तो नकली कैप लगाता है डॉक्टर, है ना, तो वैसे ही, तो कृपया ओपन ना करें, क्योंकि मेरा एक दांत जा चुका है, बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कितना? 12th क्लास में, 12th क्लास में एनेमल गया था, फिर धीरे धीरे वो पूरा ही दांत चला गया था, है ना, केवल कोल्ड ड्रिंक के चक्कर, वो भी सर्दियों में, जनवरी में, क्योंकि दोस्तों ने कहा जनवरी में कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ, दिसंबर में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है, पता नहीं कौन से शौक है। उस चक्कर में अपन ने स्टाइल झाड़ी, ओपन किया, एनेमल थोड़ा सा टूटा, टूटता गया, ठीक है, दांत ही चला गया, कोई दिक्कत, ये वाले एक दांत है ही नहीं, अब दांत रखवाना है उसमें, नहीं तो दांत है ही नहीं है। केयरलेस, वो क्या, मुझसे ज्यादा केयरलेस हो ही नहीं, थोड़ा सा एनेमल था, लगवा लेता, क्या बच जाता, पर लगा ठीक है, आधा चला गया, ठीक है आधा तो है, पूरा चला गया, ठीक है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार अगर आपका एनेमल गया, बच नहीं सकता। तो दांत के ऊपर जो हार्डेस्ट कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? एनेमल। दांत हो या हड्डी, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम फास्फोरस और कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो हमारे दांत और हड्डी है वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फोरस और कैल्शियम कार्बोनेट। फास्फोरस ज्यादा होता है, कार्बोनेट कम होता। तो दांत के बारे में बता दोगे, कितने दांत होते हैं? 32। फॉर्मूला क्या होता है एडल्ट का? 2 1 2 3। और बच्चे का कितने दांत एक बार? 12। कितने दांत दो बार? 20 दांत दो बार।
दांत के ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है? एनेमल का। तो दांत के ऊपर जो कवर होता है वो एनेमल का होता है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मानो सॉरी, हड्डी भी इतनी कोई मजबूत नहीं है जितना एनेमल होता है, इसलिए बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये हो गया टीथ।